Hello everyone, this is Shalini. Welcome to the Legal Lens. I just hope you are doing great. So आज के सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया देखेंगे। इस टॉपिक को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ माने जाएंगे। तो पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है, क्या उनकी फंक्शनिंग होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में और उनकी फंक्शनिंग क्या है। So basically, constitutional bodies are institutions or authorities created by a country's constitution to perform specific tasks. They are independent and their powers, duties and structures are explicitly defined in the constitution. Now see how these constitutional bodies are created. So constitutional bodies are created by passing a constitutional amendment bill, or they are specifically mentioned in the constitution, meaning they have dedicated articles. Now we will see what do constitutional bodies do. तो constitutional bodies का काम होता है to ensure transparency, fairness and accountability. इनका एक और पर्पस होता है कि ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं. They promote merit-based recruitment in civil services. And also they oversee the fair distribution of financial resources between the center and the states. अब हम वन बाय वन सारे देखेंगे लिस्ट को कि कौन कौन सी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाते हैं और वो उनके अंडर कवर होते हैं, जिसमें हमारी पहली है इलेक्शन कमीशन. इसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है आर्टिकल 324. इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और रिमूवल के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस होता है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए. अब देखते हैं कि क्या कॉम्पोजिशन होता है इलेक्शन कमीशन का. तो बेसिकली इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. अगर हम बात इनके टेन्योर की करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, इसमें से जो भी अर्लियर होगा वो उनका टेन्योर होता है. और बात अगर हम करें इलेक्शन कमिश्नर की तो इनके टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं दिया है. इलेक्शन कमीशन का मेन रोल इलेक्शंस कंडक्ट कराना है और बट ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं कराते हैं. उसी के साथ साथ ये रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है, तो उनके मेंबर्स के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है और साथ ही साथ उनके फर्दर अपॉइंटमेंट पे भी कोई पार नहीं लगाया गया है. जिसका मतलब है कि जो उसके मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है. नेक्स्ट बॉडी है यूपीएससी और एसपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 315 से 323 तक, जिसमें यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्टेट पीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है. इनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. अगर हम बात करें यूपीएससी और एसपीएससी की कॉम्पोजिशन की तो यूपीएससी का जो कॉम्पोजिशन है वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, बट यूजुअली यहाँ पे 9 से 11 मेंबर्स तक होते हैं. बात करें हम एसपीएससी के कॉम्पोजिशन की तो ये भी गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे है, बट यहाँ पर जो हाफ ऑफ मेंबर होते हैं वो एटलीस्ट 10 ईयर तक वो गवर्नमेंट के अंडर में कोई ऑफिस होल्ड किए होने चाहिए. इनका टेन्योर 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विचएवर इज अर्लियर होता है. इनका मेन रोल एग्जाम्स कंडक्ट कराना फॉर ऑल इंडिया सेंट्रल एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज. इसी के साथ साथ जो इनके चेयरमैन होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, बट अगर वो टेम्पोररी सर्विसेज में इन्वॉल्व थे 1 साल से कम के पीरियड के लिए तो फिर वहाँ पर वो री एलिजिबल होते हैं, तो वहाँ पर वो एलिजिबल होंगे फॉर रीअपॉइंट. नेक्स्ट बॉडी है फाइनेंस कमीशन. इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइनेंस कमीशन में जो चेयरमैन होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की तो यहाँ पर एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं और उन 4 मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है. इनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है. अगर हम इनके मेन रोल की बात करें तो फाइनेंस कमीशन का मेन रोल
होता है टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। इसी के साथ साथ फाइनेंस कमीशन को ये भी इंश्योर करना होता है कि स्टेट और सेंटर के बीच में फाइनेंस का बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और साथ ही साथ ये रिकमेंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट्स इन एड। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 279A। ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल के पोजीशन की, तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है, और वाइस चेयरपर्सन का सिलेक्शन जो है वो मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कोरम 1/2 ऑफ द मेंबर्स होते हैं। इनका टेन्योर मेंबर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल के मेन रोल की, तो ये डिसाइड करते हैं टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस सबसम्ड अंडर जीएसटी। सेंटर की वोटिंग के लिए 1/3 मेंबर्स होने चाहिए और स्टेट वोटिंग के लिए 2/3 मेंबर होने चाहिए। इनका जो डिसीजन होता है वो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है। इसी के साथ साथ ये फैसिलिटेट करते हैं यूनिफॉर्म जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका कॉम्पोजिशन होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के, और चीफ मिनिस्टर स्टेट के होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के रिस्पेक्ट में इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। इनका टेन्योर प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, और इनका मेन रोल होता है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिर्फ एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं। ये इनके जो ओपिनियन होते हैं वो स्टेट और सेंटर पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इनके रिस्पेक्टिव आर्टिकल हैं आर्टिकल 338, 338A, 338B। इनके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें इनकी कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स की संख्या कितनी होगी ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। इनका टेन्योर 3 इयर्स के लिए होता है और एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट हो सकता है। इनका मेन रोल जो होता है वो टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर्स मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थे। इनको 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू रिस्पेक्टिवली ऐड किया गया था। और इन कमीशंस के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है वो गवर्नमेंट के ऊपर नॉन बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट बॉडी है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 148 to 151। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है एंड दे आर रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट सिमिलर टू जज। अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की, तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ एक होते हैं। इनका टेन्योर 6 इयर्स और 65 ईयर ऑफ एज में विचएवर इज अर्लियर होता है। इनका मेन रोल ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के साथ साथ ये इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के पास एंड स्टेट गवर्नर को। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनका ना तो कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होता है और ना ही कोई फिक्स्ड टेन्योर होता है। इनका मेन रोल होता है एज अ चीफ लीगल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को इन लीगल प्रोसीडिंग और केसेस। इसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इनसे रिलेटेड है आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं, अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। इनके लिए कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन प्रोवाइडेड नहीं है और ना ही कोई फिक्स्ड टेन्योर प्रोवाइडेड है। ये
चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जैसे सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस होता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, जो लीगल केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। एंड लास्ट है स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 350B। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर बात करें हम इनकी कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ पर एक स्पेशल ऑफिसर होता है विद सबऑर्डिनेट स्टाफ, और इनका टेन्योर प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इनका मेन रोल सेफगार्ड करना होता है द राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। So this was all regarding constitutional bodies in India. I just hope you will like the session. If you like the session, do share with your friends. नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को स्टैच्यूरी बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।